अब बात करेंगे घाटशिला उपचुनाव की। तो घाटशिला उपचुनाव हो गया है और उपचुनाव में कौन किस पर भारी पड़ा है इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं वहां त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिला है। करिश्मा हमारे साथ हैं, करिश्मा ने वहां का जायजा लिया था। करिश्मा, घाटशिला को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अब वहां जो मुकाबला था जेएमएम बीजेपी और इसके साथ साथ जयराम महतो भी तीसरा कोण बनाने में पूरी तरह से कामयाब दिखे हैं, और जैसी मतदान को लेकर क्या कुछ अपडेट आया है? जो देखिए, जाहिर तौर पर घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर वहां बाजी कौन मारेगा। देखिए, 14 तारीख का हमें जरूर इंतजार करना होगा, लेकिन इस बीच जब मैं घाटशिला पहुंची थी, जब प्रचार प्रसार हो रहा था और इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सभाएं हो रही थी, तब आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि दिवंगत रामदास सोरेन ने इस क्षेत्र की जनता के लिए बहुत कुछ किया है और वो सपना लिए आगे चल रहे थे कि आने वाले समय में वो और कुछ करेंगे यहाँ की जनता के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उन्होंने कहा कि अब सोमेश सोरेन कमान संभालेंगे और तमाम जो सपने अधूरे रह गए हैं दिवंगत रामदास सोरेन की, वो सपने जो है अब सोमेश सोरेन पूरा करेंगे। लेकिन अगर हम घाटशिला उपचुनाव की बात करेंगे उदय, तो त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो वहां पर बन रहा था। इससे पहले जब हमने जयराम महतो से भी बातचीत की थी, तब उन्होंने खुद इस बात को कहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो घाटशिला में है। बीजेपी की तरफ से बाबूलाल सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा गया है, क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव में बाबूलाल सोरेन को ही बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया था। हालांकि उस वक्त उन्होंने लगभग 78,000 वोट जो है वो हासिल किए थे। देखिए, इस बार बीजेपी की तरफ से कई दावे किए जा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस बार मार्जिन जो है वो ज्यादा होगा, जीत का मार्जिन जो है वो बीजेपी ने तय कर लिया है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जेएमएम की तरफ से भी कई दावे किए गए। जेएमएम के प्रत्याशी ने स्पष्ट तौर पर यही कहा है कि अब तक बाबा यानी कि दिवंगत रामदास सोरेन ने क्षेत्र की जनता के लिए बहुत कार्य किए हैं और उस कार्य को वो आगे लेकर जाएंगे। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं उदय कि एनडीए की तरफ से सरकार की खामियों को कहीं ना कहीं गिनाने की कोशिश की गई, तो वहीं दूसरी ओर इंडी गठबंधन की तरफ से सरकार की उपलब्धियां गिनाने की कोशिश की गई। और जेएलकेएम की तरफ से एक स्लोगन जो है वो सामने आया। जेएलकेएम की तरफ से यह कहा गया कि जेएलकेएम जो है वो सत्ता परिवर्तन नहीं चाहता है, बल्कि सिस्टम में बदलाव चाहता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वहां का जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। चूंकि देखिए, अब 14 तारीख को रिजल्ट की घोषणा होगी, काउंटिंग होगी, तो ऐसे में सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर उस दिन क्या होगा, आखिर जनता किसे अपना आशीर्वाद देगी। लेकिन इस बार हम कह सकते हैं कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं, जो युवा बाहर पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इस बार जो मतदान प्रतिशत है वो बहुत आया है। चूंकि पिछले बार की अगर हम तुलना करें तो इस बार भी चूंकि निर्वाचन आयोग की तरफ से जो पीसी रखी गई उदय, उसमें यह कहा गया कि पिछले बार की तुलना इस बार जो है वो मतदान अच्छा हुआ। चूंकि 5 बजे की अगर हम जिक्र करें तो 73.88% जो है वो वोट हुए थे, और ये कहा गया था कि ये फ्लक्चुएट करेगा, चूंकि ये 5 बजे तक का था और आगे जो है ये बढ़ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इस बार वहां की जनता ने भी ये मन बना लिया है कि नए विधायक चुनना है। आखिर नए विधायक जो चुनेंगे वो किस मुद्दे पर वो वोट। जेएमकेएम ने, जयराम महतो ने जिस गंभीरता से वहां प्रचार किया, ये तक संदेश दे दिया कि रोने की राजनीति नहीं चलेगी, इस पर भी लेकर उन्होंने सवाल उठा दिए थे। और जितने गंभीर रहे वो, देखिए पिछले चुनाव में भी उन्हें 8,000 वोट मिले थे, लेकिन वो पूरे झारखंड में चुनाव लड़ रहे थे। और अगर जयराम महतो वहां पर लगातार वहां पर कैंपेनिंग करते हुए दिखे हैं, तो देखिए 8,000 का जो आंकड़ा था वो 15-16 हजार पहुंचेगा, ऐसा मेरा आकलन है। लेकिन क्या कुछ उलटफेर हो सकता है? क्या लगता है कि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जयराम महतो की गंभीरता और जिस गंभीरता से उन्होंने चुनाव लड़ा है वो परिणामों को कहां तक प्रभावित करेगी? जी देखिए, खुद मैंने जयराम महतो से बातचीत की थी उदय, तो उनका कहना था कि इस बार वो जनता से मुलाकात कर रहे हैं। जो पिछले बार जो चूक हुई थी उस चूक को कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश की गई। क्योंकि पिछले बार यह कहा गया था कि जो जेएलकेएम के प्रत्याशी है रामदास मुर्मू, वो चुनावी मैदान में तो जरूर उतरे थे 2024 में, लेकिन जनता से रूबरू नहीं कर पाए थे, जनता से मुलाकात नहीं कर पाए थे, और जो कनेक्टिविटी है प्रत्याशी और जनता के बीच में वो नहीं बना पाए थे। तो इस बार ये तमाम चीजों को सुधारा गया और खुद जयराम महतो ने कहा है कि वो डोर टू डोर लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं, जनसभाएं भी कर रहे हैं, और लोगों की भीड़ ये बता रही है, ऐसा जयराम महतो का दावा था कि लोग जो है अलग अलग जगहों से पहुंच रहे थे। तो ऐसे में वो
अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार जो है उनके प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में उतरे हैं उनको जनता की तरफ से बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। चूंकि इससे पहले 8000 वोट उन्हें मिले थे 2024 के चुनाव में। हालांकि उस वक्त जयराम महतो ने कहा कि वो खुद चुनाव लड़ रहे थे, जिस वजह से वो प्रत्याशियों के साथ जनसभाएं नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए वोट की अपील नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उनका कहना है कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे, यानी कि वो फ्री है और ऐसे में वो जनता से मुलाकात कर रहे हैं और ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेएलकेएम के प्रत्याशी अगर चुनाव जीतते हैं तो आखिर उनके तरफ से क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, आखिर रोड मैप क्या बनाया गया है। लेकिन देखिए इस बार जयराम महतो काफी गंभीर दिखे हैं, अन्य मुद्दों को लेकर भी वो काफी सक्रिय दिखे हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की, तो जब वो भावुक होकर अपनी बात जनता के समक्ष रख रहे थे, मीडिया कर्मियों के समक्ष रख रहे थे, तो इस बीच जयराम महतो ने कहा है कि अब यहाँ की जनता जो है भली भांति जानती है कि किसे वोट करना है और किसे वोट नहीं करना है। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभा में जो बात कही थी उदय, यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को लेकर जो शब्दों का चयन उन्होंने किया था, इसको लेकर वहां की सियासी सरगर्मी जरूर तेज हो गई थी और इसको लेकर चंपई सोरेन भावुक भी नजर आए थे और उनका कहना था कि एक आदिवासी बेटे को इस तरीके से लोगों के सामने जलील करना ये कहीं से उचित नहीं है। जिसके बाद से वहां पर तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो देते हुए नजर आ रहे थे। इस बीच खुद जेएलकेएम के जो सुप्रीमो है जयराम महतो, उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि इस बार जनता बखूबी से जानती है कि किसे आशीर्वाद देना है और किस तरीके से काम जो है वहां की जनता चाहती है कि उनके विधायक जो चुन कर आए वो करे। तो कुल मिलाकर 14 तारीख का हमें इंतजार करना होगा, उस दिन काउंटिंग है और उस दिन पता चलेगा कि आखिर आशीर्वाद जो है वहां की जनता किसे दी है और विधायक के तौर पर कौन जो है वो जनता के सामने आते हैं। जी चलिए, तो अब इंतजार नतीजों का होगा कि जयराम महतो कितने प्रभावी रहे हैं और वो नतीजों को कहां तक प्रभावित कर पाते हैं या फिर किसी बड़े उलटफेर में कामयाब होते हैं। इसके लिए हमें 14 तारीख का इंतजार करना होगा।